वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है वो हम पूरा का पूरा इन डिटेल इन डेप्थ सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस है या फिर कौन सी ऐसी एक्शंस है जहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं, वो देखा है। आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लीजिए और उसके बाद ये स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखिए। ये स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? बिकॉज ईच एंड एवरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज हैविंग देयर ओन इम्पोर्टेंट इन लैंग्वेज। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो थॉट्स है या फिर हमारी जो बिलीफ है उसे परफेक्टली कन्वे करने के लिए, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक परफेक्टली सेम वही इमोशन वही आइडिया डिलीवर हो, उसके लिए हमें सभी टेंसेस के स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए। तो आज हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब भी हम कोई भी टेंसेस की बात करें तो आता है टू बी फॉर्म। टू बी, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, ये एक काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। टू बी का कोई एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, मीन्स के सभी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। इंग्लिश में टू बी है तो इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। They are what? They are a group of certain words. ऐसे कुछ शब्द के एक समूह है जिसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये जो एक्शन है जो पास्ट की है, ये एक्शन जो प्रेजेंट की है या फिर ये एक्शन फ्यूचर की है। तो डिफरेंशिएशन, एक्शन में डिफरेंशिएशन के लिए टू बी फॉर्म यूज होते हैं। जैसे कि मान लो पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में दो टू बी फॉर्म है, वॉज एंड वर। प्रेजेंट है तो एम इज आर, और अगर फ्यूचर है तो विल एंड शेल। तो वो वॉज वर, एम इज आर, विल शेल, उनमें से यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ पे टू बी फॉर्म इस्तेमाल होते ही नहीं है। यस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो एसेटिव सेंटेंसेस है, हमारे विधान वाक्य, उसमें जब भी हम सेंटेंस बनाए सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट वाला जो सेंटेंस है, इन शॉर्ट जो भी सेंटेंस में वर्ब फॉर्म क्रियापद आता हो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में टू बी फॉर्म आते नहीं, यानी कि एम इज आर का इस्तेमाल होगा नहीं। याद रखिए, एम इज आर नहीं होगा। तो कहां पे होगा? जब हम किसी बंदे का प्रोफेशन दिखा रहे हैं या फिर प्लेस है या फिर कोई पोजीशन दिखा रहा है, तो उसी कंडीशन पे हम टू बी एम इज आर का इस्तेमाल होगा। इट कैन बी एम इज और आर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में जो क्रिया का करनार व्यक्ति कौन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कौन है, उसके अकॉर्डिंग एम इज या आर यूज होगा। अगर मान लो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई यानी कि मैं, तो उसके साथ एम होगा। अगर ही शी इट है तो उसके साथ इज होगा, और अगर दे यू या वी है तो उसके साथ आर इस्तेमाल होगा। तो हम जब भी ऐसे बोले कि मैं हर रोज मंदिर जाता हूँ डेली, आगे के वीडियो में हमने देखे एग्जाम्पल, तो वो जो सेंटेंस है मंदिर जाता हूँ यानी कि जाता हूँ वर्ब फॉर्म है, तो वहां पे हम एमिजार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब हम किसी बंदे का प्रोफेशन दिखाते हैं, मान लो कि माय फादर इज अ टीचर, पहले भी टीचर थे, आज भी है, फ्यूचर में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन वहां पे प्रोफेशन दिखाते हैं तो हमें टू बी फॉर्म इस्तेमाल करना है, यानी कि माय फादर इज अ टीचर। मान लो अगर हम किसी बंदे का पोजीशन या प्लेस दिखा रहे कि वो कहाँ पे, लाइक आपका भाई कहाँ पे रहता है, मैं बोलूं मेरा भाई जो दिल्ली में रहता है, सो माय ब्रदर इज देयर इन दिल्ली। ओके, मेरा भाई जो दिल्ली में है तो माय ब्रदर इज देयर इन दिल्ली। या फिर मेरे अंकल लॉयर है, मेरा फादर लॉयर, लाइक माय अंकल इज अ लॉयर, माय फादर इज अ टीचर।
माय सिस्टर इज ए स्टूडेंट। तो ऐसी कंडीशन में जब हम किसी का प्रोफेशन, किसी का प्लेस या फिर प्रोफेशनल पोजीशन दिखा रहे हो तो उसी टाइम पे ही हम एम इज आर का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले सेंटेंसेस जहां पे वर्ब फॉर्म आता है क्रियापद, वहां पे हम टू बी एम इज आर यूज नहीं करेंगे इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, याद रखिए। तो हमने देखा कि टू बी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि सेंटेंस तो इनकम्प्लीट रहेगा ना, इनएक्यूरेट रहेगा। सेंटेंस को कंप्लीट या फिनिश करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। तो जहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में टू बी का इस्तेमाल नहीं कर सकते वहां पे आता है हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, सहायक क्रियापद जिसे बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है यहाँ पे, मान लो कि विधान वाक्य है एसेटिव चलेगा, लेकिन नेगेटिव हो तो कुछ सपोर्ट चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कुछ सपोर्ट चाहिए। अगर WH क्वेश्चन है, सारे के सारे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच और जो सारे के सारे सेंटेंसेस है, वहां पे हमें सिर्फ टू बी ना हो तो सेंटेंस कंप्लीट होगा नहीं। तो उसकी जगह हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो है, एक है डू और दूसरा है डज। ठीक है, जहां हम टू बी फॉर्म नहीं यूज करते वहां पे डू एंड डज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखिए ये डू एंड डज सभी प्रकार के ऑल सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस में यूज नहीं होंगे। सिर्फ दो प्रकार के सेंटेंसेस, जस्ट टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वहां पे इस्तेमाल होंगे। फर्स्ट इज नेगेटिव, यानी कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे डू या डज का इस्तेमाल होगा। और मान लो कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नार्थ वाक्य, तो वहां पर ही इसका इस्तेमाल होगा। दो ही प्रकार के सेंटेंस, एक नेगेटिव होता है और दूसरा जो है इंट्रोगेटिव प्रश्नार्थ वाक्य, उसी पे ही हम डू एंड डज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी एसेटिव सेंटेंसेस से जो विधान वाक्य जिसे हम बोलते हैं, लाइक मैं मंदिर जाता हूँ, ये विधान वाक्य है, आई गो टू टेम्पल, तो उसमें हम डू या डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, ये हो गया कि कौन से सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा। अभी देखते हैं, ये दो है हमारे पास, एक डू है और दूसरा डज है। तो क्या दोनों कैसे भी कहीं पे भी जो मन पड़े यूज कर ले? नहीं, उसके लिए भी रूल है। तो देखते हैं डू कहां पे आएगा और डज कहां पे आएगा। सिंपल, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें डू या डज को यूज करना है। अगर सब्जेक्ट के प्लेस में मान लो they, I, we या you दिया गया है, मान लो कि दो they यानी कि यही लिखा हो ऐसा नहीं हो, they यानी कि राम एंड श्याम तो भी प्लूरल हो गया। तो अगर they, I, we या you दिया गया है तो वहां पे यूज होगा डू। प्रश्नार्थ है नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट दे, आई, वी या यू है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल होगा। और मान लो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी एंड इट, जो सब्जेक्ट हमारा है ही, शी या इट है, किसी बंदा या बंदी का नाम दिया गया है, पर्सन का, मेल एंड फीमेल, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन वो सिंगुलर है, तो वो सिचुएशन पे हम उसी से जो बनते नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वहां पे डज इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? लाइक दे, आई, वी, यू है तो डू इस्तेमाल होगा, अगर ही, शी, इट है तो डज इस्तेमाल होगा। तो ये थे हमारे हेल्पिंग वर्ब, दो टाइप के हैं, डू एंड डज। सभी सेंटेंस में नहीं यूज होंगे, सिर्फ एंड सिर्फ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे। उसके बाद कौन सा कहां पे होगा? दो है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट दे, आई, वी या यू है तो उसके साथ डू होगा, और अगर ही, शी, इट है तो उसके साथ डज इस्तेमाल होगा। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अभी देखते हैं दी मेन वर्ब, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं जाता हूं, मैं खेलता हूं। तो ये जो है जाना, आना, खेलना, सोना, ये सारे वर्ब फॉर्म है। तो यहाँ पे देखते हैं वर्ब फॉर्म कैसे आते हैं। अभी देखते हैं मेन वर्ब, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब जो है हमारे क्रियापद है, तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कैसे इस्तेमाल होंगे।
हमें पता है V1, V2 एंड V3, यानी कि कोई वर्ब फॉर्म मान लो कि लेट्स लाइक से गो, जाना, तो ये हो गया हमारा V1 वर्ब फॉर्म का बेस फॉर्म है। ओके, उसे मूल रूप यानी कि बेस फॉर्म कहा जाता है V1 गो। अगर वो पास्ट में गया, ओके, तो वो हो गया वेंट, गो का हो गया वेंट। अगर सेंटेंस ऐसा है कि मैं मंदिर जाता हूं तो आई गो टू टेम्पल, तो V1 आया। लेकिन अगर मुझे बोलना है पास्ट में मैं मंदिर गया था, तो वहां हो जाएगा वेंट, क्योंकि पास्ट की एक्शन है, तो गो वेंट। एंड थर्ड फॉर्म जिसका हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज गॉन, गो वेंट एंड गॉन। तो देयर आर सर्टेन वर्ब फॉर्म्स, आपको ऑनलाइन सर्च करके देख लीजिए कि सभी वर्ब फॉर्म जो डे टू डे लाइफ में इजी वोकेबलरी है, इजी वर्ब फॉर्म है, उसके रिलेटेड में शॉर्ट्स भी बनाता रहता हूं। आप शॉर्ट्स भी देखिए, यानी कि मेरे शॉर्ट वीडियोस, उसमें आपको ये सारे वर्ब फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर कौन सा क्या है वो भी मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। चलो बैक टू द मेन वर्ब फॉर्म। यहाँ पे कैसे आएंगे, यानी कि V1 आएगा, V2 आएगा या फिर V3 आएगा, कौन से वर्ब फॉर्म आएंगे? तो यहाँ पे जो है दो प्रकार के वर्ब फॉर्म आएंगे। यस, ये जो टेंस है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये सभी इंग्लिश ग्रामर का बेस है। कंफ्यूजिंग है लेकिन सीखना है। आपको कोई भी टॉपिक पे क्वेरी हो, आफ्टर यू वॉच द वीडियो, पूरा वीडियो देख ले, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है, कमेंट डालिए, मैं उसके क्लैरिफिकेशन के रिलेटेड आइदर वीडियो भी बनाऊंगा और आपको पर्सनल भी रिप्लाई कर दूंगा। तो दो प्रकार के यहाँ पे वर्ब फॉर्म है, दो तरीके के हैं। एक जो है यहाँ पे आएगा V1, यानी कि जिसे हम बोलते हैं 2+V1। जब हम डिक्शनरी पढ़ते हैं तो वहां पे जो वर्ब फॉर्म है उसके आगे टू रीड, टू राइट, टू स्पीक, टू लिसन, टू गो, तो ऐसे सारे जो वर्ब्स है उसके आगे TO2 लिखा होता है। तो जब भी किसी वर्ब को TO2+V1 होता है तो वो वर्ब फॉर्म का बेस फॉर्म या फिर उसे इंफिनिटिव्स बोला जाता है। याद रखिए, जब भी किसी वर्ब फॉर्म के आगे TO2 लगाया हो और वो बेस फॉर्म में हो तो वो इंफिनिटिव्स कहा जाता है। तो यहाँ पे एक जो इस्तेमाल होगा इंफिनिटिव्स होगा, लेकिन विदाउट टू। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब फॉर्म जो है V1 होगा विदाउट टू। और दूसरा है जिसको हम बोलते हैं सफिक्स, सफिक्स लगेंगे। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है वो देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक वर्ड है, एक बेस वर्ड है, उसके आगे कुछ लगा सकते हैं या फिर पीछे भी लगा सकते हैं। जब हम किसी वर्ड के आगे कुछ लगाए तो उसे बोला जाता है प्रीफिक्स, और वर्ड के पीछे कुछ लगाते हैं तो उसे बोला जाता है सफिक्स। याद रखना ये कंसेप्ट प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या है, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं और किसी ने अगर पूछ लिया भैया प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, बताओ, अगर नहीं आता तो फिर शर्म आएगी, लाइक थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है। तो याद रखिए, जब किसी वर्ड के पहले हम कुछ ऐड करते हैं लेटर्स तो वो प्रीफिक्स होगा, वर्ड के बाद में ऐड करते हैं वो होगा सफिक्स। ओके, जैसे कि प्लान है तो प्लान को अगर हम प्री डाल दे, प्री प्लान हो गया, तो दैट इज कॉल्ड प्री इज अ सफिक्स ओवर हियर। ओके, इसके बाद में अगर यहाँ पे हम ईडी डाल दें तो प्लान्ड, तो वो हो गया सफिक्स। तो दैट इज अ प्रीफिक्स। जब किसी वर्ड के आगे हम कुछ लगाते हैं प्रीफिक्स, पीछे लगाते हैं तो सफिक्स। तो यहाँ पे देखते हैं फिर जो वर्ब फॉर्म पहला प्रकार देखा कि जो होगा V1 बेस फॉर्म, यानी कि टू विदाउट टू वर्ब फॉर्म आएंगे, और दूसरा जो है सफिक्स लगेगा, कौन से, एस या फिर ES, और रेयर टू रेयर IES या VES भी लगता है, लेकिन बहुत कम वर्ब फॉर्म में वहां लगेगा, मोस्टली S या ES लगेगा। तो क्लियर हो गए, यहाँ पे दो टाइप के वर्ब फॉर्म आते हैं, पहला V1, दूसरा उसको S या ES लगाते हैं। तो अगेन क्वेश्चन कि ये जो वर्ब फॉर्म है किसी में S लगेगा, किसी में ES लगेगा, कैसे? या फिर मुझे जो मन पड़े मैं S लगा दूं, या फिर मुझे मन पड़े ES लगा दूं? नहीं, इसका भी एक रूल है। क्या है देखिए,
कोई भी वर्ब फॉर्म हो, वर्ब फॉर्म को पीछे एस या ईएस लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा द रूल्स ऑफ प्लूरल। कोई भी नाउन को प्लूरल करने के जो रूल्स है, अगर ये वाइफ है WIFE तो FE निकाल के VES होता है। अगर मैंगो है लास्ट में O है तो ES लगेगा, मैंगोज। तो ये सारे जो रूल्स है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग ये वर्ब फॉर्म को हम यहाँ पे सफिक्स लगाएंगे, यानी कि पीछे एस या ईएस लगाएंगे। तो इसके लिए आप देख लीजिए रूल्स ऑफ प्लूरल, मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो भी रिसेंटली अपलोड किया है मेरी चैनल में। तो कोई भी नाउन हो उसका प्लूरल कैसे होगा, क्या कैसा नाउन है उसका प्लूरल कैसा होगा, उसके रिलेटेड फुल लेंथ वीडियो डाला है, देख लीजिए। ओके, अगेन अ टिप, यहाँ पे एक मैं टिप दे रहा हूं, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत काम के, याद रखिए। जैसे कि मैंने बोला दूसरे प्रकार के जो वर्ब फॉर्म है उसको हम पीछे लास्ट में सफिक्स यानी कि लास्ट में एस या ईएस लगाते हैं, ऐड करते हैं, जो रूल्स ऑफ प्लूरल पे होगा, मीन्स के जो नाउन का प्लूरल के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये जो हमारे वर्ब फॉर्म है उसका प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, नहीं। याद रखिए द टिप इज दैट कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज हो, वो लैंग्वेज में किसी भी वर्ब फॉर्म का कभी भी प्लूरल होता नहीं है, एक वचन ही होता है, बहुवचन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूं, तो उसका प्लूरल करते हैं, आई का वी हो सकता है, हम एक आम है तो 2 3 4 5 वी कैन डुप्लीकेट, वी कैन मल्टीप्लाई इट, 1 2 4 5 15 20 200 300 हो सकता है। लेकिन खाना, इट का प्लूरल कीजिए, हम खा रहे हैं, खाना ही हुआ ना। सो याद रखिए अ वर्ब फॉर्म कैन नेवर बी प्लूरल इन एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, चाहे हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, रशियन, पंजाबी, मराठी, कोई भी लैंग्वेज ले लो, वर्ब फॉर्म का कभी भी प्लूरल होगा नहीं। तो क्लियर यहाँ पे कि दो टाइप के वर्ब फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अभी देखते हैं अगेन क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो टाइप है, कौन सा यूज करूं? मेरे मन में आया तो मैं V1 डाल दूं, या फिर इच्छा हो तो SES वाला डाल दूं, नहीं, उसके भी रूल्स है, देखते हैं। तो ये जो दो टाइप के वर्ब फॉर्म है, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। यस, अगेन आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है, जैसे हमने देखा था डू एंड डज में कि अगर दे, आई, वी या यू है तो उसके साथ डू लगता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट हो तो डज लगता है। सेम में यहाँ पे सब्जेक्ट देखते हैं, जब हम दे, आई, वी या यू दिया गया है तो वहां पे हमारा V1 आएगा, यानी कि टू बगैर इंफिनिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि टू गो है तो टू नहीं आएगा, जस्ट गो आएगा। ओके, सो सब्जेक्ट देखना आपको, दे, आई, वी, यू है तो V1, और अगर मान लो के सब्जेक्ट में ही, शी और इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया गया है तो वर्ब फॉर्म को हम वर्ब फॉर्म के पीछे एस या ईएस लगाएंगे। क्लियर? दोनों टाइप ऑफ वर्ब फॉर्म कौन से कहां पे इस्तेमाल होते हैं, समझ गए? ओके, एक नया ट्विस्ट। अगेन मैंने ये बोला कि मान लो कि सब्जेक्ट दे, आई, वी, यू है तो V1 होगा, अगर ही, शी, इट है तो उसको वहां पे एंड में SES लगाएंगे, सफिक्स लगेंगे। तो यहाँ पे ट्विस्ट ये है, मान लो किसी सेंटेंस में हम HV हेल्पिंग वर्ब यानी कि हमारे डू या डज, ये जो दो हेल्पिंग वर्ब है कहां पे इस्तेमाल हो गए? मैंने बोला था कि प्रश्नार्थ एंड नकार यानी कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां पे हम डू एंड डज का इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी सेंटेंसेस जहां पे आप उसमें डू या डज देखते हो तो वहां पे वर्ब फॉर्म हमेशा ऑलवेज V1 ही आएगा, चाहे उसका सब्जेक्ट ही, शी, इट ही क्यों ना हो।
हमने देखा था कि ही शी इट के साथ एस एस लगता है वर्ब फॉर्म में, लेकिन याद रखिए कोई भी सेंटेंस जिसमें डू एंड डज का इस्तेमाल हुआ हो, यानी कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नार्थ एंड नकार, WH वाले सारे और नेगेटिव सारे, नॉट वाले, वहां पे वर्ब फॉर्म V1 ही होगा ऑलवेज। सब्जेक्ट चाहे ही शी या इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो भी डू एंड डज वाले सेंटेंसेस में वर्ब फॉर्म ऑलवेज V1 ही होगा। ये याद रखना, सभी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। अभी देखते हैं सेंटेंस पैटर्न यानी कि स्ट्रक्चर क्या है उसका, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा। हमने चलो स्ट्रक्चर देख लिया, यूज देख लिया, अभी नाउ इट्स टाइम टू फॉर्म अ सेंटेंस। वाक्य सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, पहले हम देखते हैं एक हमारा हिंदी का सेंटेंस, क्योंकि ज्यादातर सभी को यही प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके जो प्लेस है ना, जो वर्ड्स के, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, टू बी हो, हेल्पिंग वर्ब हो, सारे उसके क्या प्लेस आगे पीछे हो जाए तो सेंटेंस गलत बनता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ बिट चेंज, थोड़ा सा एक चेंज है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। क्या है देखते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैं हर रोज मंदिर जाता हूं। ओके, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि मैं हर रोज मंदिर जाता हूं। तो देखिए अभी देखना है हमें, ये समझना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये तीन चीजें समझनी है। आपने ये समझ लिया, इसे पकड़ लिया, आपकी इंग्लिश डन। मीन्स कि आपको इंग्लिश सही तरीके से आ जाएगी, कोई भी आपकी इंग्लिश में डाउट नहीं होगा। समझिए सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में जो काम करता है, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है। द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन कॉल्ड सब्जेक्ट। और जो एक्शन होती है, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, लिख रहे हो, तो पढ़ना, देखना, सुनना, लिखना, आना जाना, ये सारे क्या है, वर्ब फॉर्म है। और ऑब्जेक्ट क्या है, मान लो कि मैं पोएम लिख रहा हूं, ओके, या फिर मैं एक नॉवेल लिख रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हुआ, लिखना, वर्ब हुआ, और क्या कर रहा हूं, एक्शन कौन सी है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो नॉवेल इज एन ऑब्जेक्ट यानी कि। और दूसरा देखते हैं, मान लो कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं खेलता हूं, तो मैं यानी कि सब्जेक्ट, खेलना वर्ब, लेकिन क्या खेल रहा हो आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, क्या से, जो रिस्पॉन्स आएगा दैट वुड बी योर ऑब्जेक्ट। यानी कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्या खेल रहा हूं, क्रिकेट, so दैट वुड बी योर ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में और इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन में कंफ्यूजन क्यों होती है, इसी का अब हम इंग्लिश लिखते हैं। मैं रोज मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल डेली। देखिए ये है मैं यानी कि हमारा सब्जेक्ट, ये है एक्स्ट्रा वर्ड, डेली जो यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा वर्ड काउंट कर ले, हमें देखना है सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जाता हूं दैट इज आर वर्ब फॉर्म और दैट इज आर ऑब्जेक्ट। के जाता हूं कहां पे, क्या, तो के मंदिर जाता हूं, दैट इज आर ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश में देखते हैं तो ये है हमारा सब्जेक्ट गो यानी कि जाना, यानी कि वर्ब फॉर्म एंड दैट इज आर ऑब्जेक्ट। ये एक्स्ट्रा वर्ड, ये देखिए सिचुएशन क्या है, प्लेस क्या है दोनों के। हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब आता है, यार इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसका हम ट्रांसलेट करते हैं ना, क्या क्या हम ट्रांसलेशन करते रहते हैं ना, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि इसका एग्जैक्ट अगर सीक्वेंस में ट्रांसलेट करते तो आई डेली टेम्पल गो, गलत हुआ। तो आपको ये सीक्वेंस जो है समझनी है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आता है। ओके, सो क्लियर हो गए यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम सेंटेंस पैटर्न या स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंसेस ज्यादातर हम देखते हैं तो दो स्ट्रक्चर हमें सीखने होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैं खाना खा रहा हूं, मुझे खिलाया जा रहा है, तो मैं जब अपने आप कुछ एक्शन कर रहा हूं दैट इज एक्टिव,
लेकिन वो करवाई जा रही हो तो पैसिव होगा। मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व हूं तो एक्टिव, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हूं तो पैसिव। मान लो कि यहां मैं कर रहा हूं, ऐसे बोला कि मैं लिख रहा हूं, मैं पोएम लिख रहा हूं, तो एक्टिव है क्योंकि एक्शन कौन कर रहा है, मैं। लेकिन उसका पैसिव करे तो पोएम मुझसे लिखवाई जा रही है, आई एम बीइंग प्रेशराइज्ड, या समवन इज ordering me to write a poem. तो इन दैट सेंस एक्टिव एंड पैसिव यहाँ पे क्या होगा, तो पहले ऑब्वियसली हम जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस है वहां पे स्ट्रक्चर आपको कौन सा याद रखना है, एक ही, अफर्मेटिव। या फिर जो हमारे विधान वाक्य है, विधान वाक्य का स्ट्रक्चर याद रखिए, बाकी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सीक्वेंस जो है वो क्लियर हो जाएगी और आप समझ जाओगे, डोंट कंफ्यूज। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हमने देखा था कि जो विधान वाक्य है उसमें हम टू बी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद होगा सॉरी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो जाएगा लास्ट में। एक्स्ट्रा वर्ड जिसे मैं किसको बोलता हूँ, डेली, एवरीडे, ऑफन, जनरली, ओकेशनली, जो भी डालते हैं हम, तो दे आर द एक्स्ट्रा वर्ड्स। हमें सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर हुआ एक्टिव का। और अगर पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट है वो पहले आता है, उसके बाद हम ऐड करते हैं एम, इज या आर, फिर वर्ब फॉर्म है, पैसिव है तो ऑलवेज वी, थ्री, गो, वेंट एंड गॉन, तो गॉन वाला इस्तेमाल होगा। फिर सब्जेक्ट आएगा तो बाय करके सब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड जो जहां पे पड़े हैं उसे वहां पर ही रखिए। ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। और कुछ देखते हैं हमारे जो एक्स्ट्रा वर्ड है सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन से आते हैं, देखते हैं। तो इट इज डेली, इट कैन बी वीकली, इट कैन बी मंथली, या फिर एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ और एवरी मोमेंट। यानी कि ये सारे जो वर्ड है क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो टाइम दिखाता है। तो सर देखिए एडवर्ब है एल वाई, एल वाई, एल वाई, डेली, वीकली, मंथली, एन्युअली, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, एवरी ईयर, एवरी मोमेंट। तो ये सारे जो वर्ड्स है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में चार चांद लगाते हैं, आई वुड से एनहेंस करते हैं, जो मीनिंग है उसे मोर ब्यूटीफाई या फिर मीनिंग को मोर क्लैरिफाई करते हैं। सो ऐसे वर्ड्स को भी हम हमारे सेंटेंस पैटर्न में इस्तेमाल करेंगे। तो ये था स्ट्रक्चर यहाँ पे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सभी प्रकार के सेंटेंसेस, यानी कि कौन से, सारे के सारे एक्टिव और पैसिव ऑफ, मान लो के इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, सारे के सारे प्रश्नार्थ वाक्य है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, व्हिच, हुज, हाउ मच, हुज, सारे के सारे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, उसका एक्टिव कैसे होगा, उसका पैसिव कैसे होगा, एकदम सिंपल, शॉर्टकट एंड परफेक्ट मेथड मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपने नेक्स्ट वीडियो भी देख लिया तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो कहीं सबको, आई वुड से सभी जो इंग्लिश सीखते हैं सारे टेंसेस सीख जाते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन मार्क रहता है, तो आपको क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू एंड सी यू।